चलो कल हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे रूल्स अगेन परपेचुटी। मैंने बताया था परपेचुटी यानी कंटिन्यूसली आप जनरेशन टू जनरेशन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते जा रहे हो, लेकिन जिसको भी आप ट्रांसफर वो मेजर होना चाहिए। और जब अगर माइनर को कर रहे हो तो वो मेजर हो जाए तब उसका टाइटल उसके पास चला जाएगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है। प्लस अगर ए मरता है उसके बाद ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है बी को, बी मरता है उसके बाद ही ट्रांसफर होती है सी को, ऐसे डी ई एफ ऐसे कंटिन्यूसली चलते। Section 14 of the Act provide no transfer of property can operate to create an interest which is to take effect after the lifetime of one or more person living at the date of such transfer। इस लाइन का मतलब है अगर कोई प्रॉपर्टी किसी के पास है तो उसके लाइफ टाइम के बाद उसके पास नहीं रह सकती। इसलिए हम ये बात बता रहे हैं रूल अगेंस्ट परपेचुटी, मतलब कि किसी का मरना लिखा है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी अगर उसके नाम पे है तो मेरा कहना है, लॉ का कहना है कि भाई वो प्रॉपर्टी उसकी लाइफ टाइम तक उसके पास रहेगी, उसकी लाइफ टाइम के बाद कोई नहीं रख सकता। आप किसी डेड बॉडी के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, आपको ट्रांसफर 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 खेलना पड़ेगा। And the minority of the same of some person which shall be in existence at the expiration of that period, मतलब कि minority के पीरियड तक आप उसको प्रॉपर्टी मत दो, दे सकते हो पर उसके बाद फिर ट्रांसफर तभी होगी ना जब वो 18 के ऊपर हो जाएगा। तो वो उन्होंने एक बात बताई है, एंड टू होम इफ ही अटेन्स फुल एज द इंटरेस्ट इज क्रिएटेड टू बिलोंग, मतलब अब जो मेजर क्या है उसको आप इंटरेस्ट उसका क्रिएट कर दो, जैसे कि ए बी सी डी और ई। ए मेजर है, उनके पास एक टाइटल है, उन्होंने ट्रांसफर किया बी को, कब? जब वो मरने वाले थे। ऐसे ही सी माइनर बीच में आ गया और फिर मेजर और फिर मेजर, ठीक है। अभी हम ये चीज समझेंगे कि बीच अभी इस लाइन का मतलब है इसके मरने के बाद इसको, इसके मरने के बाद इसको, बीच में माइनर को भी, लेकिन जब वो अटेन कर लेता है मेजॉरिटी तब वो ये प्रॉपर्टी का पोजेशन रख सकता है, उसके बाद वो आगे मेजर्स को ट्रांसफर कर सकता है। अब देखो इसमें से एक और चीज समझ आएगा, परपेचुटी मींस अनसर्टेन कंटिन्यूइंग पीरियड ऑफ टाइम और इनडेफिनाइट पीरियड। परपेचुटी मतलब कंटिन्यूसली, कोई टाइम डिफाइन नहीं है। टू रिटेन देयर प्रॉपर्टी इन देयर ओन फैमिलीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, पीपल यूज परपेचुटी एज टूल। आप अपने दादाजी की प्रॉपर्टी पापा को, पापा के बाद बेटे को, बेटे के बाद उसके बेटे को, उसके बेटे को, उसके बेटे को, ऐसे जनरेशन टू जनरेशन जब प्रॉपर्टी चलती है तो रूल कौन सा फॉलो हो रहा है? perpetuity. Rather than transferring the property absolutely, they transfer it to life of their family members. Absolute transfer पर हमने इंटरेस्ट देखा था ना भाई, जिंदगी भर का ही ना, तो हम बोल रहे हैं कि वो ना करके एक लाइफ टाइम के लिए हम आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर, आपकी लाइफ के बाद दूसरे के पास, उसके बाद दूसरे के पास। This results into a loss. This results into a loss to the society in form of deprivation of any benefit arising of that property. इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी कहाँ घूम रही है? फैमिली मेंबर्स में, तो ये लॉस है टू द सोसाइटी क्योंकि उनको ये प्रॉपर्टी कभी नहीं मिल पा रही है। कहाँ घूम रही है? उसी घर में, आपके पास वो प्रॉपर्टी कभी नहीं आ पा रही है, ठीक है। फ्री एंड फ्रीक्वेंट सर्कुलेशन इज इंपॉर्टेंट एंड द इंटेंट ऑफ लॉ इज टू प्रिवेंट द क्रिएशन ऑफ सच परपेचुटी। मतलब लॉ का मतलब ही यही है जो हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी अपने मॉड्यूल की, भाई हम ये चाहते हैं कि किसी के लाइफ एस्टेट तक की उसके पास प्रॉपर्टी हो, उससे ज्यादा कोई नहीं रखे उस प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो इसलिए हमने ये रूल बनाया, रूल ऑफ परपेचुटी, आप अपनी लाइफ एस्टेट तक रखो, उसके बाद किसी और को ट्रांसफर कर दो। Thus the object of the section is to see the property is not tied up and to prevent creation of perpetuity. Prevent करना है हमें इसको। The rule is also termed that rule against remoteness. Any number of successive estates, ये सब explanation था perpetuity क्या है, ठीक है। एनी नंबर ऑफ सक्सेसिव एस्टेट, सक्सेसिव एस्टेट्स यानी जो मरने के बाद बनते जाते हैं। एक पर्सन गया तो उसका एस्टेट किसी और के पास, तो हम बोलते हैं कि ए गया, उसका सक्सेसिव, वो सक्सीड कर दिया तो फिर उसके सक्सेसर के पास जाता है, ठीक है। कैन बी क्रिएटेड बिटवीन ट्रांसफरीज हु आर लिविंग पर्सन्स। हमने अनबॉर्न का अलग सेक्शन पढ़ा है, ठीक है, सबको याद है ना, अनबॉर्न मैंने बोला था पढ़ के आना, ठीक है। तो अभी ये ट्रांसफर हम बात करें टू लिविंग पर्सन्स की, ए ट्रांसफर में बी मेड to A for life, then to B for life, then to C for life, and so on, provided that A, B, C are
लिविंग पर्सन एट द डेट ऑफ ट्रांसफर. जब आप ट्रांसफर कर रहे हो तब ये लोग जिंदा होने चाहिए. But if the ultimate beneficiary is someone who is not in existence, यानी कि unborn person, at the date of transfer, the whole residue of the estate should be transferred to him. क्योंकि हमने unborn person के लिए बच्चे क्या पढ़ा है? पहली एक प्रेसिडेंट किसी पहले पर्सन को लाइफ एस्टेट के लिए आप ट्रांसफर कर दो प्रॉपर्टी, फिर whole of the remaining interest absolute to the that unborn person. तो अगर बीच में जो हम बना रहे थे A, B, C, D और E, अब A मेजर है, ये भी मेजर है, ये मेजर है और ये अनबॉर्न है, और फिर हम बोल रहे हैं E के पास जाएगा जो कि मेजर है. ठीक है, तो अगर A से B को गया परफेक्ट, B से C को गया परफेक्ट, ये लोग लिविंग पर्सन हैं. ठीक है, अब C के बाद किसको? किसी अनबॉर्न पर्सन को जा रहा है, उसके बाद E को. तो ये अनबॉर्न पर्सन हमने पढ़ा है वैलिड नहीं होता है, हमने देखा एल्डेस्ट सन के बाद एक और यंगेस्ट सन के पास जाएगा. तो ये यहाँ पे हमने जब अनबॉर्न पढ़ा है तो हमने देखा ये वैलिड नहीं होता है. क्यों? क्योंकि आपने इसके बाद भी किसी और को ट्रांसफर करने की बात की. होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट उस अनबॉर्न पर्सन के पास जाना चाहिए. तो अगर रूल ऑफ परपेचुइटी पढ़ रहे हो तो बीच में अगर अनबॉर्न पर्सन को जा रहा है तो ये जो है ये वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे लिविंग पर्सन को ही ट्रांसफर हो. हाँ बच्चे, लेकिन जब ट्रांसफर हो रहा है तो उसके लाइफ टाइम के लिए हमने दे दिया, और ये हमने डिसाइड कर लिया है ना, ये हमने डिसाइड कर लिया कि उसके बाद इसके बाद इसके बाद हमने डिसाइड कर लिया. ठीक है, तो वही तो बच्चे हैं ना, वही तो है, नहीं दे सकते ना. अगर आप अनबॉर्न पर्सन वाला रूल पढ़ रहे हो तो अनबॉर्न पर्सन के आने के बाद आप किसी को ट्रांसफर अभी से नहीं कर सकते. देखो, ये मॉम है, ठीक है, ये प्रेग्नेंट है, ये फादर है, इसी जो अनबॉर्न पर्सन की बात कर रहे हैं. ठीक है, और ये इसका भाई है. ठीक है, इसने बोला कि एक प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैं अपनी वाइफ को ट्रांसफर करता हूं, उसके बाद उस अनबॉर्न पर्सन को. ठीक है, अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर करता हूं. सेक्शन सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना है कि आप पहले किसी एक प्रीसीडेड, पहले किसी एक लाइफ एस्टेट लिविंग पर्सन को दे दो, जो कि है उसकी मॉम, वो लिविंग है, उसको आपने ट्रांसफर कर दिया. उसके बाद आप अनबॉर्न पर्सन को दो एब्सोल्युटली द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट. इसने अभी अनबॉर्न पर्सन एग्जिस्टेंस में है नहीं, हमने दोनों चीजें देखी थी. इसको अनबॉर्न पर्सन होगा, 9 मंथ्स वाले स्टार्ट नहीं हुआ, प्रेगनेंसी उसकी स्टार्ट नहीं हुआ, कभी ना कभी बेबी होगा, तो उसने दे दिया उसको कि जब भी होगा उसके बाद अनबॉर्न पर्सन को. तो ये इसको लाइफ टाइम रख सकती है. जैसे इसका अनबॉर्न पर्सन आएगा, ये सिर्फ ट्रस्ट के लिए रख रही है कि ये बच्चे की प्रॉपर्टी है, मैं सिर्फ रख रही हूँ, ये कहीं और ट्रांसफर नहीं कर सकती. जैसे ही बच्चा आएगा ये उस पर्सन को दे देगी. आप, ये अनबॉर्न पर्सन का सेक्शन है, आप ये नहीं बोल सकते, तुमको केस लॉ आएगा कि मिस्टर जो फादर है उन्होंने मदर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी एंड देन टू अनबॉर्न पर्सन एंड सेड देन पोज दैट ये प्रॉपर्टी जाएगी उसके भाई को. तो ये अनबॉर्न पर्सन का रूल यहाँ पे गलत बैठता है कि भाई ये ट्रांसफर इनवैलिड है. क्यों? क्योंकि अनबॉर्न पर्सन को जब आप ट्रांसफर कर रहे हो तब एब्सोल्युटली ट्रांसफर करो. ये उस केस का आंसर है. ठीक है, क्योंकि रूल में वो लाइन लिखी है जो प्रोविजन में लिखा है, हमें वो बोलना है. The rule against perpetuity contains two propositions. No transfer is valid after the lifetime of one or more persons living at the date of such transfer. मतलब उसके मरने के बाद आप बोल रहे हो कि ट्रांसफर होगा, नहीं. लिविंग है, उन्होंने बोल दिया मेरे मरने के बाद बी को जाएगा, बी बोल रहा है मेरे मरने के बाद सी को जाएगा. ठीक है, ट्रांसफर कैन रिमेन in effect only during the lifetime of an existing person. अब क्लियर हो गया कि ए बी सी डी सब जिंदा है? नहीं है. ए जिंदा है, ए जिंदा रहते रहते बोल के गया बी, बी जिंदा है, जिंदा रहते रहते बोल गया सी, सी पैदा हो गया था और मेजर था. ऐसे समझो. ये मेजर वर्ड इसलिए मैंने लिखा है कि ये लोग एग्जिस्टिंग है और इसका ट्रांसफर भी एग्जिस्टेंस में ही हो रहा है कि जैसे ही मैं मरूंगा ना, बी जो 21 इयर्स का है ना उसको दे दूंगा. बी बोल रहा है जैसे ही मैं मरूंगा ना तो वो जो सी 25 इयर्स का है ना उसको मैं दे दूंगा. ठीक है, सब एक पॉइंट पे बड़े बड़े लोग ही हैं एज में.
Transfer can be extended to a person who is not in existence, but if he is existence at the time of termination of the period of last transfer. इसका मतलब समझ आ रहा है? देखो क्या बोल रहा है, ट्रांसफर आप एक्सटेंड कर सकते हो किसके लिए, जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन तब तब कर सकते हो बट इफ ही इज इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द, मतलब वो पैदा हो गया जब ये मर रहा हो, सी ये पैदा हो गया हो जब इसका टर्मिनेशन खत्म हो रहा हो। ये यहाँ पे अनबॉर्न मत पढ़ो, ये मैं समझाने की कोशिश करती। सपोज ये माइनर है, ठीक है, अभी देखो ए ने बी को दिया, जिंदा रहते रहते सी के पास आया, सी ने बोला सी 40 एज का होगा, ठीक है, उसने प्रॉपर्टी रखी रखी रखी, डी जिंदा था, ठीक है, और डी मेजर हो गया, मेजर हुआ और ये मर गया, तो इसका टर्मिनेशन खत्म हुआ, तो तब आप ऐसे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो। अब देखो ए के बाद बी, बी के बाद सी, बी के बाद डिसाइडेड था कि सी के पास कोई एक अनबॉर्न पर्सन है जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसके पास जाएगा, डिसाइडेड था, तो रूल ऑफ परपेचुइटी कहीं ना कहीं टूट सकती है, ठीक है, क्योंकि अनबॉर्न पर्सन का रूल है। पर अगर एग्जिस्टेंस में नहीं है, आपने सोच रखा है, अभी तक ट्रांसफर नहीं किया, पर परपेचुइटी में आगे आगे आता है, जैसी सी के पास प्रॉपर्टी आई, डी पैदा भी हो गया और मेजर भी हो गया, तो आप ऐसा ट्रांसफर कर सकते हो। In simple words, it can be transferred to unborn child if the child come into existence before the expiry of existing life of a transferor. मतलब कि जब सी एक्चुअल में अनबॉर्न पर्सन के पास ट्रांसफर होने वाला था, तब वो एग्जिस्टेंस में है और मेजर भी हो गया, ठीक है। अनबॉर्न पर्सन अभी तक हमने पढ़ा है कि एग्जिस्टेंस में है और नहीं भी, हमने सिर्फ डिक्लेयर कर दिया है कि अनबॉर्न पर्सन को जाएगा, तो होल एंड एब्सोल्युटली इंटरेस्ट किसके पास जाएगा, अनबॉर्न के पास। अभी हम कह रहे हैं, हम रूल ऑफ परपेचुइटी में पहुंच रहे हैं। रूल ऑफ परपेचुइटी में कहता है कि जब एक पर्सन का लाइफ खत्म होता है उसके बाद, यहाँ अनबॉर्न में ऐसा नहीं था कि उसकी मॉम का लाइफ खत्म होगा उसके बाद अनबॉर्न के पास जाएगा, अनबॉर्न जैसे ही आएगा उस प्रॉपर्टी उसके पास, वो ट्रस्ट के लिए एक होल्ड करा था, यहाँ पे ट्रस्ट के लिए नहीं, यहाँ पे सी बढ़िया प्रॉपर्टी इंजॉय कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ट्रस्ट के लिए वो होल्ड करके नहीं बैठा, यहाँ पे पहले से डिक्लेयर नहीं कि अनबॉर्न पर्सन के पास जाएगा। अब क्योंकि ये क्यों दिया है, बहुत सिंपल सी लॉजिक है बच्चे, क्योंकि सपोज सी के बाद कोई है ही नहीं फैमिली में, तो आप रूल ऑफ परपेचुइटी कैसे चलाओगे, अब आपको कहीं ना कहीं एक अनबॉर्न पर्सन को देना पड़ेगा, तो रूल कहता है कि आप ये मत बोलो कि अनबॉर्न पर्सन के लिए है, मतलब वो रूल मत लगाओ, आप रूल लगाओ कि वो जैसी एग्जिस्टेंस में आएगा तब उसको प्रॉपर्टी, मतलब इसके टर्मिनेशन के टाइम पे ये एग्जिस्टेंस में है, तो वो अनबॉर्न नहीं कहलाएगा, ठीक है। एक्सेप्शन टू रूल, Section 18 provides an exception to the above rule perpetuity where the transfer of the property is for the benefit of public and advancement of religion, knowledge, commerce, health, safety or any other object beneficial to mankind. ये तुम्हारे बुक में लास्ट में एक लाइन दी हुई है, सेम लाइन, इसका मतलब है कि जो हम परपेचुइटी की बात करें कि ट्रांसफर होता जाए, लेकिन अगर कभी पब्लिक के लिए कुछ ट्रांसफर रोकना पड़े या फिर हेल्थ के लिए, मैनकाइंड के लिए, किसी भी इन रीजंस के लिए उन्होंने एक सेंटेंस लिख दिया, तब आप कंट्रोल कर सकते हो इस रूल को, ठीक है। बस अब देखो एग्जांपल, अर्जुन ट्रांसफर्स हिज प्रॉपर्टी टू भानु फॉर लाइफ, तो एक अरुण हो गया, उसने ट्रांसफर किसके, भानु को। आफ्टर भानु's डेथ to his unborn son as shall first attain the age of 25 years, तो बोल दिया बच्चे जब होंगे 25 साल के होंगे तब ही देंगे। And if no son of Bhanu shall attain that age, to Chandan who is living at the time of transfer, हमने क्या किया, अब वो 25 साल के नहीं हुए तो फिर किसको चला जाएगा, कोई चंदन है, यानी ई समझो, बीच में डी था हमारे, तो फिर ई, चंदन को उसके लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा, तो अरुण, भानु, उसके दो बच्चे जो अनबॉर्न है, और फिर चंदन, ऐसी लाइन है। हिंट, द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी कंटेन्स two propositions. First, no transfer is valid after the lifetime of one or two persons living at the date of such transfer. The transfer can remain effect only during the lifetime of the existing person. सब existing थे, उसने नाम दिए हैं सबके, ठीक है, बीच में दो लोग नहीं थे, अनबॉर्न सन थे, बाकी चंदन तक तो सब एग्जिस्टिंग है, ठीक है, और अनबॉर्न के लिए भी बोल दिया 25 के साल के होंगे तभी, ठीक है, तो अनबॉर्न पर्सन का भी डिक्लेयर्ड है। द ट्रांसफर कैन बी एक्सटेंडेड, फिर वो अनबॉर्न वाली की जब वो एग्जिस्टेंस में आएंगे तब हम उस पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि अनबॉर्न वाले को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। इट इज वैलिड ट्रांसफर कंसिडरिंग द रूल ऑफ perpetuity and the property will vest in Bhanu's son if he attains 25 years and if he does not attain 25 it will go to Chandan, तो perpetuity decided है,
ABCDE तक। अब वो दो बच्चे बीच में आ गए, 25 साल के हो गए। कब हो गए? जब भानु का डेथ हो रहा हो, मतलब जब उसका टर्मिनेशन हो रहा हो, तो हमने देखा था तब वो लोग एग्जिस्टेंस में हो। तो इसने तो अपने उसमें डिसाइड कर लिया एग्जिस्टेंस छोड़ो, 25 के होंगे तो ही देना। तो भानु की डेथ क्योंकि अनसर्टेन है, मतलब कब होगी वो अनसर्टेन है, डेथ सर्टेन है पर कब होगी वो अनसर्टेन है। तो उनके 25 साल होने तक वो जिंदा है, मतलब तब उसके बाद मर रहा है, तो ट्रांसफर अनबॉर्न को, और नहीं तो फिर चंदन को। वही 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 इसी में वही समझा रही हूँ। देखो देखो अरुण हो गया, वही बता रही हूँ, अरुण हो गया, अरुण के बाद भानु, भानु के बाद 2 अनबॉर्न सन्स, और फिर चंदन। जब बच्चे हम पढ़ रहे हैं अनबॉर्न पर्सन के सेक्शन, इसके बाद आगे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपका अनबॉर्न वाला ट्रांसफर इनवैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे अनबॉर्न वाला ट्रांसफर तो है ही नहीं ना, यहाँ पे रूल ऑफ परपेचुटी लग रही है। ठीक है, अब इसमें और क्लैरिटी दे दी है क्वेश्चन में कि जब ये लोग 25 साल के होंगे तब। तो यहाँ पे तो ये अनबॉर्न में तो कहीं नहीं पढ़ा हमने ऐसा कि 25 साल का होगा तब उसके हाथ में प्रॉपर्टी आएगी। हमने एक और चीज पढ़ी है कि अरुण भानु को लाइफ एस्टेट तक देगा और उसके बाद अनबॉर्न पर्सन के पास चला जाएगा। जब लाइफ एस्टेट के लिए ऑन फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन ट्रस्ट के लिए देगा तब अनबॉर्न पर्सन के पास जाएगी। ये सारी कंडीशंस है अनबॉर्न में। जब हम रूल ऑफ परपेचुटी पढ़ रहे हैं तब हम बोल रहे हैं कि भाई आप जितने लोगों को ट्रांसफर कर रहे हो वो एग्जिस्टिंग में, सबसे पहला रूल है। तो इनने चंदन तक दिखा दिया एग्जिस्टेंस में, बीच में 2 लोग डाल दिए जो अभी तक अनबॉर्न है। रूल ऑफ परपेचुटी समझ रहे हो ना, जेनरेशन टू जेनरेशन पढ़ा है हमने, तो मतलब बहुत सालों तक चल रही है प्रॉपर्टी आगे। अब केस में बोल दिया है कि वो 25 साल के होंगे तब, तो अरुण से गया भानु, भानु से गया 2 अनबॉर्न पर्सन, अगर वो 25 के होते हैं तो, नहीं तो हमने डिक्लेयर कर दिया वो किसके पास जाएगा, चंदन के पास। ठीक है, तो रूल, एक और क्वेश्चन है रूल ऑफ परपेचुटी का, हम अभी वो भी देखते हैं एक पेपर में कैसा आया है। रूल अगेंस्ट परपेचुटी में बोल दिया आप चलो ठीक है ऐसे पर्सन को ट्रांसफर करो जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, पर जब भानु की डेथ हो रही है तब वो एग्जिस्टेंस में होने चाहिए, ये हमने पढ़ा है। अब जब हम अनबॉर्न में देख रहे हैं तब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अनबॉर्न के पास जाना के टाइम पे मम्मी जिंदा हो मम्मी नहीं हो whatever, हमने ये सब कंडीशंस नहीं देखी, हम एक सिंपल कंडीशन देख रहे हैं आप ऐसे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हो जब वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी का पोजेशन तब जाना चाहिए जब लास्ट टर्मिनेशन हो रहा हो तब वो जिंदा हो, यानी जब भानु की साइड से प्रॉपर्टी जा रही हो तब ये 2 अनबॉर्न पर्सन जिंदा हो, एग्जिस्टेंस में हो। ठीक है, जब हम अनबॉर्न पढ़ रहे हैं, फिर से जब हम अनबॉर्न पढ़ रहे हैं तब हम अरुण से भानु को दे रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इसकी डेथ हो और फिर अनबॉर्न के पास है, हम ये नहीं बोल रहे, लेकिन रूल ऑफ परपेचुटी में हम ये बोल रहे हैं भानु की डेथ होगी उसके बाद अनबॉर्न के पास जाएगा, उसमें अनबॉर्न पैदा होगा और जाएगा, इसमें पहला वाला मरेगा तो जाएगा। ठीक है, अब एक और, अब जब अरुण भानु ये 25 साल के नहीं हुए क्योंकि इसकी डेथ कब होगी वो अनसर्टेन। ठीक है, डेथ तो होगी, ट्रांसफर होगा, वो अनसर्टेन था, तो जैसी इसकी डेथ हुई ये 25 के नहीं थे तो सीधे प्रॉपर्टी चंदन को चली, अगर नहीं तो ये 25 के हो गए होते तो प्रॉपर्टी इसको जाती, उसके बाद इनके मरने के बाद चंदन को जाती, लेकिन चंदन को जाती। अगर बीच में चंदन मर गया तो, क्योंकि बच्चे तो अनबॉर्न थे, चंदन होगा बड़ा। ठीक है, लेकिन इसमें उसकी एज नहीं बताई है, बस बताया चंदन एग्जिस्टेंस में उसको नाम मिला हुआ है, हो सकता है 6 दिन हुए हो पैदा हुए, 6 दिन में नाम दे देते। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत करना इसको, इसलिए मैंने तो अनबॉर्न पढ़ के ना, बिल्कुल भी अनबॉर्न से कंफ्यूज मत करना इसको। चलो, अब हमारा लास्ट एक क्यूट सा टॉपिक है अक्यूमुलेशन, बहुत ही क्यूट सा टॉपिक है, छोटा सा। देखो इसमें कैसे बोल रहा है, लॉ में 1882 में उन्होंने लिख दिया था भैया आप इकट्ठा खूब सारा पैसा नहीं रख सकते, अक्यूमुलेशन ऑफ इनकम, आप खूब सारा पैसा इकट्ठा करके नहीं रख सकते। ठीक है, उसमें एक्सेप्शन है, कब रख सकते हो, क्या लगता है कब कर सकते हो, जब लोन चुकाना हो, अपने बच्चों के लिए रखना हो, ठीक है, आगे कभी प्रॉपर्टी में डालना हो, इसलिए आप रख सकते हो। तो तब एक्चुअली पैसे की वैल्यू
बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। आज 1000 रुपए की भी उतनी वैल्यू नहीं है जब 1000 रुपए की उतनी वैल्यू, भाई 100 रुपए की प्रॉपर्टी लिख रहा है जब वो, तो तुम सोचो, तो तब वो बोलते थे कि आप इकट्ठा पैसा नहीं रख सकते। नम्रति जाओ फेस वॉश करके, गो 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 जाओ। Section 17 does not allow accumulation of income from land. आप कोई लैंड से इनकम अक्यूमुलेट नहीं कर सकते फॉर एन अनलिमिटेड पीरियड विदाउट द इनकम बीइंग एंजॉयड बाय द ओनर। मतलब वो चाहते थे 1882 के हिसाब से कि आप पैसा सर्कुलेट करो, उसको इकट्ठा करके घर में मत रखो। अगर आपको लैंड से कोई इनकम आ रही है तो उसको एंजॉयमेंट के लिए यूज करो, आगे फर्दर स्पेंड करो, इकोनॉमी बढ़े। आप उसको इकट्ठा करके घर में मत रखो अनलिमिटेड पीरियड के लिए कि भाई जिंदगी भर इसको अपने पास रखूंगा मैं ये नोट। तब हम चाहते थे इसको सर्कुलेट करो। आज तो रियल एस्टेट का कितना बड़ा बिजनेस चलता है, उस टाइम पे रियल एस्टेट का इतना कोई बिजनेस नहीं था। ठीक है, द लॉ अलाउज अक्यूमुलेशन ऑफ इनकम फॉर सर्टेन पीरियड ओनली। कुछ टाइम के लिए आप पैसा जमा करके रख सकते हो। ये पैसा कौन सा है? जो आपको लैंड से आ रहा है। ठीक है, द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर, तब तक रखो जैसी ट्रांसफरर नहीं रहा। ठीक है, ट्रांसफर यानी लैंड बेचा आपने, उससे कोई पैसा कमाया, तो उससे जो आपने अक्यूमुलेट की है इनकम लैंड बेच के, वो आप इकट्ठा करो अपनी जिंदगी भर तक। ठीक है, और 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, 18 साल के लिए आप उसे रख सकते हो। अब ये क्यों लिखा है कि भाई आपकी लाइफ खत्म हुई तो भाई वो उसने रखा था अपने लिए कि मैं इससे अपनी रोजी रोटी चलाऊंगा, मैंने एक लैंड बेच दी, मैंने इतने पैसे कमा लिया, मेरा इसका दिनचर्या, मेरी जिंदगी इससे चल जाएगी। भाई उसके बाद उसको सर्कुलेट करो, उसके बाद उसको आगे परपेचुटी में उसका बेटा भी संभाल के रख रहा है, फिर उसका बेटा भी संभाल के रख रहा है, या उसकी वाइफ बोल रही है पैसा मेरे हस्बैंड का है, मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगी। ऐसा नहीं है, उसको आप सर्कुलेट करो। लॉ में ऐसा लिखा है सेक्शन 18 में कि आप ऐसे अक्यूमुलेट करके इनकम को नहीं रख सकते। तुम्हारे दिमाग चल रहा होगा कि रख दिया तो भैया, रख दिया तो रख दिया, पकड़े गए तो सेक्शन में लिखा है नहीं कर सकते। ठीक है, एनी डायरेक्शन टू अक्यूमुलेट द इनकम बियॉन्ड द पीरियड mentioned above is void except for it is for the following। मतलब कि इन तीनों चीजों के लिए आप रखते हो, इसके बाद भी तो चलेगा, लेकिन वैसे वो void है। कब? the payment of the death of the transferor or any other person taking any interest under the transferor। मतलब ट्रांसफरर ने लोन लिया होगा, उसका पैसा चुकाने के लिए आप उसके लाइफ टाइम के बाद पैसा रखते हो तो रख लो। ठीक है, portions for children or any other person taking any interest in the property under the transfer। टेकिंग एनी इंटरेस्ट मतलब कहीं ना कहीं वो उस प्रॉपर्टी में अभी जो जिस रेट पे बिकनी थी उसके बाद भी कुछ इंटरेस्ट बाकी है, तो कहीं ना कहीं वो उसका इंटरेस्ट बाकी है अभी पे करना। ठीक है, लोन अमाउंट का हो गया, प्रॉपर्टी अमाउंट का हो गया, तो वो इंटरेस्ट उसको लेना है, अपने बच्चों के लिए पैसा रखना है, तो वो रख सकते हैं। ठीक है, फॉर प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर, जो आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी उसका कहीं ना कहीं मेंटेनेंस के लिए आपको रखना है, तो आप उसको रख सकते हो उस पैसे को। ये बहुत ही सिली और छोटी सी टॉपिक है, अक्यूमुलेशन ऑफ इनकम। पहली बात नहीं कर सकते अनलिमिटेड पीरियड के लिए। फिर बोल दिया कि अच्छा आपने लाइफ एस्टेट के लिए रख लो, या फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो 18 ईयर्स के लिए रख लो। ठीक है, फिर बोल दिया वैसे तो ये चीज वॉइड है, पर 3 चीजों के लिए आप रख सकते हो, डेट पे करने के लिए, बच्चों के लिए, और मेंटेनेंस प्रिपरेशन प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, सिली सी चीज थी। चलो अब क्वेश्चन देखिए एक बार। अक्यूमुलेशन ऑफ इनकम, बच्चे पैसा इकट्ठा करके नहीं रख सकते जिंदगी भर। एक प्रॉपर्टी बेची, उससे पैसा कमाया, तो लॉ 1882 में बोलता था इस पैसे को सर्कुलेट करो, अपने पास जमा करके मत रखो सारा पैसा। तो हम चाहते हैं कि आप इसको अपनी जिंदगी भर रखो, लेकिन उसके बाद ये मार्केट में आए। आप ऐसे पैसा घर में नहीं रख सकते, और या फिर आप 18 साल के लिए रख लो जिस दिन ट्रांसफर किया, ये चीज कर सकते हो। वैसे पैसा इकट्ठा करना वॉइड है, लेकिन अगर उस पैसे को आप अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए रख रहे हो तो चलेगा। आप कोई लोन आपने लिया हुआ है, उसको पे करने के लिए आपने वो पैसा रखा है कि धीरे धीरे मैं वो लोन चुका रहा हूँ, तो भी चलेगा। और आगे बच्चों के लिए रख रहे हो, उनको पालने के लिए, तो भी चलेगा। ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। ठीक है, अभी हम सिर्फ केस लॉज देख रहे हैं।
देखो क्वेश्चन, कंफ्यूजन क्या नहीं दिख रहा? हाँ हाँ सॉरी, चलो। A makes a gift of house to B, with whom he had illicit relation in the past. Illicit यानी नाजायज रिश्ते. Is this transfer valid? Will it make any difference if A's consideration for the transfer is adulterous relation of B with A? Adulterous relation भी नाजायज, बाद आपकी शादी हो गई, आपने अफेयर चलाया है, तो वही वाले. ठीक है, तो ए ने क्या किया, अपना घर किसको बेचा है? विथ हुम, उसके जिसके भी रिलेशन थे, कैसे भी गिफ्ट किया है. ठीक है ना, घर गिफ्ट किया है, गिफ्ट तो पता है. उसके बाद फिर इज दिस ट्रांसफर वैलिड? अब विल इट मेक एनी डिफरेंस इफ ए इज कंसिडरेशन फॉर दिस ट्रांसफर इज अडल्टेरियस रिलेशन ऑफ बी विथ ए? ए का ही तो कंसिडरेशन है. गिफ्ट में हमने पढ़ा है अनकंडीशनल ट्रांसफर होता है. ठीक है, आपने कुछ भी कंसिडरेशन में नहीं लेना. अभी हमने आगे गिफ्ट भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक, उसमें कुछ कंडीशंस हैं जो पूरी होनी चाहिए. भाई ट्रांसफर टू लिविंग होने चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए. उसमें कुछ भी आप इन रिटर्न कंसिडरेशन एक बार पोजेशन दे दिया तो रिवोक मत करो. अगर रिवोक करने की बात है तो पहले ही डिक्लेयर कर दो कि आगे क्या हो रहा है. चलो, transfer of property deals with what may be transferred. The property of any kind may be transferred. हमें मतलब नहीं तुम्हारे कैसे भी रिश्ते हों उसके साथ, except or otherwise provided by the person or any law for time being in force. मतलब हमें सिर्फ चाहिए दो प्रॉपर्टी, दो लोग लिविंग पर्सन होने चाहिए. उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी हैं जो ट्रांसफर नहीं हो सकती. ठीक है, तो बस वो वाली नहीं हो सकती, बाकी एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड. नो ट्रांसफर कैन बी मेड फॉर एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन. आपका ऑब्जेक्ट कोई अनलॉफुल नहीं होना चाहिए. भैया फेयरली आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो दे दो. इसमें अडल्टेरियस और ये सब मिलावटें आपकी अगर फ्रॉडलेंट चीजें तो वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है द कंसिडरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट इफ इट इज कोर्ट रिगार्ड इज इमोरल अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी. तो फिर ये ट्रांसफर वैलिड नहीं होता. ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है, ये हमें नहीं लिखना. हेंस adulterous relations are offense and it is immoral and opposed to the public policy. It is unlawful consideration of Indian contract, hence the transfer of immovable property is not valid as per section. पहली बात से वो जो वर्ड adulterous दिया है ना, सिर्फ उसको बोला है कि अनलॉफुल ट्रांसफर है आपका, बस. बाकी सब कुछ ठीक है. आप इलिसिट रिलेशन है, हमें उससे कोई मतलब नहीं. आपका मुद्दा, आपका जो ट्रांसफर करने का तरीका था वो जो था वो गलत था. ठीक है, तो आपका पर्पस ऑफ ट्रांसफर गलत था, आपका ऑब्जेक्ट गलत था, इसके लिए ट्रांसफर इनवैलिड है. बाकी सब ठीक है. वो क्योंकि इमोरल था, आपने उसके साथ रिलेशन बनाया और फिर उससे घर लेने की कोशिश की और ये वो, तो वो गलत है. ठीक है, चलो अभी हमने पढ़ा, ये पढ़ा है हमने रिस्ट्रेन ऑन ट्रांसफर्स. चलो, Anil has two properties, property X and property Y. He sells property Y to Sunil and put a condition that Sunil should not construct on property Y more than one story so that Anil's property X. अच्छा मैं बना देती हूँ नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज होगे. प्रॉपर्टी X है और प्रॉपर्टी Y, ये प्रॉपर्टी है. ठीक है, अनिल नाम समझ आ रहा है ना, अनिल ने सुनील को दी है. ठीक है, ए और बी नहीं लिखते, ये क्लियर है. अनिल ने सुनील को दी है कौन सी प्रॉपर्टी एक्स और प्रॉपर्टी वाई. अब नहीं, ही सेल्स प्रॉपर्टी वाई टू सुनील. ये किसके पास चली गई? सुनील के पास. puts a condition that Sunil should not construct on property Y more than one story so that. अब इसके बाद इसको बोल दिया भैया इस प्रॉपर्टी के ऊपर और स्टोरी मत बनाना. क्यों नहीं बनाना? So that Anil's property X which he retains should have good light and free air. Is this condition valid? भैया उसको रिस्ट्रेन कर दिया. कौन सा रिस्ट्रेन है ये? यस, रिस्ट्रेन ऑन एंजॉयमेंट वाला है. सीधा सीधा रिस्ट्रेन ऑन एंजॉयमेंट है. राइट टू वे, उसमें एग्जाम्पल है एक राइट टू वे का कि आप ये राइट भी ट्रांसफर कर सकते हो. वो भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी में कवर होता है. यहाँ पे बोल रहे हैं भैया एक स्टोरी के ऊपर दूसरी स्टोरी मत लगाना. ये आप क्या कर रहे हो? उसको ट्रांसफर करते टाइम रिस्ट्रेन कर रहे हो, रोक रहे हो. पर ऐसा आप रोक नहीं सकते.
अगर लेकिन आप किसी अदर पर्सन के बेनिफिट के लिए आप रोक रहे हो, हमने एंजॉयमेंट में पढ़ा है, खोलो राइट टू रिस्ट्रेन ऑन एंजॉयमेंट, उसमें यही पॉइंट है कि अगर आप उसको किसी पर्सन को उसके एंजॉयमेंट से रोक रहे हो लेकिन वो एंजॉयमेंट किसी और पर्सन का बेनिफिट है तो आप रोक सकते हो, तो उसको एयर और ये लाइट के लिए वो रोक रहा है तो वो रोक सकता है, ठीक है। नहीं, गलत है। देखो उसमें फिर क्लियर बताना है कि एज पर सेक्शन 11 ऑफ द ट्रांसफर, इफ द पर्सन ट्रांसफर्स अ प्लॉट keeping another plot for himself, he can impose certain conditions which may interfere the right of enjoyment of the transferee. So this is clear that the condition which is imposed, तो आंसर लिखने का तरीका ही बता रही हूँ तुम लोगों को, पहले उसने वो बता दिया जो केस लॉ में लिखा है, उसके बाद प्रोविजन बता दिया कि भाई रिस्ट्रेन एंजॉयमेंट में आप कर सकते हो, दस इट इज क्लियर जो कंडीशन आपने लगाई है वो वैलिड है और आप ऐसा रिस्ट्रेन कर सकते हो। चलो, तरुण है ट्रू प्रॉपर्टीज, अगेन प्रॉपर्टी एक्स और प्रॉपर्टी वाई, अब कौन है तरुण, ही सेल्स his property y to Jolly, puts a condition that Jolly should not construct more than one story so that the property x which he retains shall have good light and same question, ठीक है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि स्टे इन द सर्कमस्टेंस विच द प्रॉपर्टी में भी ट्रांसफर, तो तुम्हें वो पॉइंटर्स याद होने चाहिए जो मैंने कल शेयर किया, क्या नहीं वो पॉइंट्स नहीं किए, कर देती हो अभी, क्या बोल रही हो, इसने यहाँ पे बनाया भी राम, फिर ट्रस्टी है, बीच में एक पर्सन जो होल्ड कर रहा है एल्डेस्ट सन और फिर सेकंड सन, तो ट्रांसफर टू द एल्डेस्ट सन जो कि अनबॉर्न फेल्स एज इट नॉट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द राम्स इंटरेस्ट, उसके बाद आपने क्योंकि सेकंड सन को देने की बात कर दी, उसने एग्जांपल में भी समझा दिया। चलो रूल्स अगेन परपेचुटी, there was a partition of property between Hindu father and his 5 sons, partition हो गया, the deed provided if any of his son wanted to sell his share, he shall sell it to one of his brother only and not to any stranger, ये rule of perpetuity का नहीं है वैसे, ये नहीं है, आगे आएगा, the consideration for the share shall be 1000 only, are these condition valid, पढ़ा है सेम एग्जाम्पल बुक में, बच्चे वो वाला नहीं है, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि हजारी तुम लोगों ने रिस्ट्रेन लगा दिया, ये सेम एग्जाम्पल ढूंढो कहाँ है, सेम ये हिंदू 5 सन्स वाला है क्या बुक में, वेरी गुड, तुम लोगों को समझ आ रहा है, बाकी लोगों को जो आंसर्स नहीं दे रहे हो समझ आ गया क्या है, आरती समझ आ गया, जिया को आ गया, श्रेया केस लॉज में प्लीज कंफ्यूज, देखो कितना इजी क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, है ना। अब हमें बताना है कि सेक्शन 10 में क्या बोला, वेदर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी फ्रॉम द पार्टिंग विद और डिस्पोजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, द ट्रांसफर इज वॉइड, सबसे पहले क्या बता दिया उन्होंने, प्रोविजन कि एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन नहीं लगा सकते, अगर लगाते हो तो वॉइड है, thus one may give property to another subject to condition but the condition should not be which absolutely prevents the transferee from alienating the property, अब in the giving case जो उसको 1000 रुपए की बात आपने बोल दी है वो आप नहीं बोल सकते, the deed provided if one of the eldest son, जो उसमें क्वेश्चन में लिखा था, this condition is invalid and the transferee can ignore such condition, the transfer takes effect and is valid, the condition not to alienate the property is void, okay, दे सकते हो पर इन लोग, ये इनका आंसर है ना, अपने ने तो बुक में पढ़ा है ना, अपन बुक फॉलो करें और सजेस्टेड आंसर्स फॉलो, अपन सिर्फ इंस्टीट्यूट को फॉलो करेंगे और कुछ किसी को नहीं, ठीक है। Raman makes a transfer of his house in favor of Sohan, with the condition that the Sohan will get the house only if marries Sham, with the permission of a 3 brothers, ये भी हमने पढ़ा है, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो रमन ने क्या किया, ट्रांसफर किया अपना घर सोहन को और बोला तब मैं ट्रांसफर होऊंगा जब तुम मेरी इससे लड़की से शादी करोगे, प्लस तुम्हें 3 भाइयों से कंसेंट लेनी है, बिफोर द मैरिज इज सोलमनाइज्ड वन ऑफ द ब्रदर डाइज, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। सोहन मैरिड शाम विद द परमिशन ऑफ रिमेनिंग 2, कैन ही क्लेम द हाउस,
का कवर अप कर दी है, और ये कंडीशनल ट्रांसफर है ना. A condition precedent shall be deemed to be have fulfilled if it is substantially complied with. Very good. सबको समझ आ रहा है ना. अब आंसर्स अगर तुम लोगों ने मार्क्स नहीं लाए तो देखना, ठीक है. इन द गिवन केस सोहन मैरीज, बहुत अच्छे से छोटे से केस लॉज लिखने हैं तुम लोग, कितने छोटे छोटे. सोहन मैरीज श्याम विद द कंसेंट ऑफ टू ब्रदर्स, द कंडीशन प्रीडिटेंट substantially fulfilled. More particularly when one brother is already died before the marriage is solemnized, Sohan will get the house. इन्होंने बहुत छोटा लिखा है, अपन थोड़ा अच्छे से आंसर लिखें, ठीक है. Anurag transferred 10,000 to his sister-in-law provided she deserts her husband. Deserts. Is the transfer valid? Desert मतलब उसको मारे, धक्का दे दे, छोड़ दे. Invalid है ना. इस unlawful transfer आप नहीं, immorality के लिए है. Immoral or opposed to public policy. डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन डायरेक्टली पूछा है, ठीक है. तो जो हमने पढ़ा है वो तुम लोगों को शीट मिल जाएगी सारी डॉक्ट्रिन्स की, वैसे ही आंसर लिखना. फिर देखो उन्होंने इतने सुंदर तरीके से एक्सप्लेन भी किया, तो हम जैसे बनाते हैं वैसा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. ऑब्स्टेंसिबल ट्रांसफर आ गया. एन illegitimate son of a deceased owner. पहली बात तो ओनर है नहीं, ठीक है. अब gets the possession of the property to which he is not legally entitled. अब illegitimate son यानी नाजायज औलाद, ठीक है. उसके पास टाइटल नहीं है, पता है पापा है नहीं, तो उसने क्या किया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की कोशिश की है. अब बट हिज नेम इज एंटर्ड इन द पेपर एज ओनर. एक पेपर में बस लिखा है कि वो ओनर है. He mortgages the property. उसने क्या किया, mortgage कर दी. On the date of mortgage, the rightful owner's suit against him for the recovery and possession was pending and it was decreed subsequently. मैं example यहाँ लिख देती हूँ. ये पापा जी हैं जो जा चुके हैं. ये उनका बेटा है जो illegitimate है, लेकिन और ये immovable property है. ये सोचता है कि ठीक है पापा तो है नहीं प्रॉपर्टी में, पेपर में मेरा भी नाम एज ओनर लिखा हुआ है, ठीक है. इसमें कोई साइन नहीं है, कुछ नहीं है, पेपर में लिखा है कि वो भी ओनर है, ठीक है. दूसरी चीज, इसके जाने के बाद प्रॉपर्टीज जो हमारा हिंदू सक्सेशन है ना, इलेजिटिमेट को इतनी जल्दी राइट नहीं मिलता, पहले उसके घर वालों को मिलेगा, ठीक है. तो जो रियल ओनर, जो राइटफुल, हम रियल नहीं बात करते, जो राइटफुल ओनर्स हैं उनने, इसने क्या किया, आगे मॉर्टगेज कर दी है प्रॉपर्टी, गिरवी पे दे दी है ना लोन लेके. उनने मुद्दा उठाया कि इस पर्सन के पास पोजेशन नहीं है, हम राइटफुल ओनर हैं, ये ऐसे मॉर्टगेज नहीं कर सकता अभी. On the date of mortgage, the rightful owner sued, ठीक है. When the rightful owner sought to avoid the mortgagee resisted the claim by pleading that the mortgager was the ostensible owner of the property when he mortgaged it. अभी सुनना, मैं जो पूछूं पहले उसका आंसर देना तो क्लियर हो जाएगा. अब जब इस पर्सन ने केस उठाया था, तो जिसने इसको मॉर्टगेज किया था वो बोलता है अरे तुम चुप रहो, ये ऑब्स्टेंसिबल ओनर है प्रॉपर्टी का, ठीक है. तो क्या बोलते हैं, तो भाई ये ट्रांसफर कर सकता है, ये मॉर्टगेज चीज वैलिड है. ये किसने बोला है, मॉर्टगेजर, वे जिसने मॉर्टगेज पे लोन दिया है, ठीक है. मॉर्टगेजी भी इन्वॉल्व है इसमें. चलो अब सबसे पहले मुझे तुम लोग बताओ ऑब्स्टेंसिबल ओनर की कंडीशंस क्या है. कंसेंट, सबसे पहले इसने बोल दिया रियल ओनर का आपके पास कंसेंट होना चाहिए. दूसरा कंसिडरेशन होना चाहिए, रीजनेबल ड्यू एंड केयर, गुड फेथ में कि भाई इस पर ये ओनर है कि नहीं. तो एक पेपर में लिखा था इसलिए उसने दे दिया, वो कंडीशन वैलिड है. कंसेंट वाली कंडीशन कहाँ वैलिड है, रियल ओनर कहाँ है, कल ही पढ़ा है ऑब्स्टेंसिबल ओनर तो, ठीक है. सबसे पहले जब ऐसे कोई मुद्दे आते हैं तो प्रोविजन में क्या लिखा है हमें वो देखना है. भाई सारी क्या क्या कंडीशंस है, ओके ये सारी कंडीशंस है. General rule regarding the transfer of property is that no one can transfer better title than he himself possesses. ये general rule था, हमने उसके नीचे एक पढ़ा था. लेकिन of the transfer of एक section of the transfer property makes an exception to this rule. The transfer may be made
by the ostensible owner is valid subject to the condition specified in 41. सेक्शन 41 में जो जो हमने कंडीशन अभी तुम सबने बताई वो अगर सेटिस्फाई होती है तो फिर ostensible owner वाला ट्रांसफर वैलिड है. As per the facts in the mentioned in the case, illegitimate son of a deceased owner of the property is not ostensible owner of the property, hence he cannot transfer or mortgage the property to another. क्यों? क्योंकि रियल ओनर की कंसेंट नहीं थी. द राइटफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी विल सक्सीड इन अवॉइडिंग द मॉर्टगेज. Sachin made an unconditional gift of the property to Amit, but continued in the possession of gifted property. अब देखना, सचिन ने क्या किया, एक अनकंडीशनल गिफ्ट दे दिया किसको, अमित को, पर बोला कहीं ना कहीं गिफ्टेड प्रॉपर्टी में मेरा पोजेशन रहेगा. सचिन रिवोक द गिफ्ट, अब उससे ले लिया, ठीक है, रिवोक द गिफ्ट डीड ट्रांसफर टू, और फिर नरेश को दे दी. अमित वांट्स टू रिकवर द पोजेशन फ्रॉम नरेश, अब उससे भी रिवोक, उससे भी प्रॉपर्टी वापस चाहिए नरेश. डिस्कस इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द प्रॉपर्टी वेदर कैन नरेश कैन विथहोल्ड द गिफ्टेड प्रॉपर्टी. अभी यहाँ पे सचिन है, अमित है और नरेश है. सोचो सोचो, सब सोचो, क्योंकि जिनको समझ आ गया है उनको समझ आ रहा है, वो लोग सब सही आंसर कर रहे हैं, और जिनको नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आंसर इसीलिए डिस्कस करें ताकि तुम्हारा एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाए. ठीक है, अभी हमने नरेश को क्या गिफ्ट में दी है प्रॉपर्टी? हाँ, नरेश को गिफ्ट नहीं की है. हाँ, सचिन ने अमित को गिफ्ट किया है. अच्छा, गिफ्ट एक अनकंडीशनल गिफ्ट होता है. आपके गिफ्ट दे के लेके ये सब खेल सकते हो क्या? एक बार क्यों? अगर आपने गिफ्ट दिया है तो आप ऐसे थोड़ी करोगे. गिफ्ट आपने गिफ्ट डीड बनाई है तो आप, ये तो फिर कुछ भी हुआ थोड़े टाइम के लिए, टैक्स बचाने के लिए मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट कर दी प्रॉपर्टी, उसके बाद बोला नहीं मैं वापस लेता हूँ प्रॉपर्टी. ऐसे आप थोड़ी कर सकते हो. पोजेशन रखा है कि चलो ठीक है फार्म हाउस गिफ्ट किया, आके यूज कर सकते हो. ओनरशिप क्यों वापस लेनी है? चलो देखते हैं. सेक्शन 41 में क्या बोला है, वेयर विद द कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द पर्सन इंटरेस्टेड इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, अ पर्सन इज द ऑब्स्टेंसिबल ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर द सेम फॉर कंसिडरेशन. द ट्रांसफर शैल नॉट बी वॉइडेबल ऑन द ग्राउंड दैट द ट्रांसफर वाज नॉट ऑथराइज्ड टू मेक इट. वॉइडेबल नहीं होगा कि भाई उसके पास ऑथोरिटी नहीं थी ट्रांसफर करने की. यहाँ पे उसने पहले गिफ्ट दे दी है प्रॉपर्टी. ठीक है. इट प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसफर आफ्टर टेकिंग द रीजनेबल केयर टू ascertain the transfer had made the power टू मेक द, ये उन्होंने पॉइंट्स बता दी, ये एक्टेड इन गुड फेथ. की कंडीशंस क्या है ऑब्स्टेंसिबल ओनर की, भाई ट्रांसफर का वैलिड होना चाहिए, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, उसके पास पावर होनी चाहिए, रीजनेबल केयर होनी चाहिए कि भाई एसर्टेन कर लो कि रियल ओनर कौन है, और रियल ओनर से आपको परमिशन है ट्रांसफर करने की. इन सिंपल वर्ड्स, द सेल इज मेड बाय ऑब्स्टेंसिबल ओनर ऑफ द फॉर कंसिडरेशन, देन सच सेल इज वैलिड इफ द ट्रांसफरी हैज द रीजनेबल केयर टू सी द ट्रांसफर हैज द पावर टू मेक सच सेल. मतलब कि नरेश ने देखा है कि भाई ये सेल, ये ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं. अनकंडीशनल गिफ्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड. सबसे पहली बात, गिफ्ट आप रिवोक नहीं कर सकते. सचिन इज नॉट एन ऑब्स्टेंसिबल ओनर एज ही डज नॉट होल्ड द प्रॉपर्टी विद द कंसेंट ऑफ रियल ओनर. रियल ओनर अभी कौन है? अमित है. पहली बात, आप गिफ्ट उससे रिवोक नहीं कर सकते, इसलिए मैंने पूछा था कि गिफ्ट आप लेना देना कर सकते हो क्या, तो आप नहीं कर सकते. ठीक है. आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द अनकंडीशनल गिफ्ट बाय अमित फ्रॉम सचिन, अमित इज द रियल ओनर. Thus, Naresh cannot seek protection under section 41 of and cannot withhold the property gifted to him. अब जिसको लगा नरेश होल्ड कर सकता है प्रॉपर्टी, तुम अपने पार्ट पे सही थे, पर उससे पहले उन्होंने एक बात कर दी है कि गिफ्टेड थी प्रॉपर्टी. ठीक है. तो जहां तुमने ये चीज समझी है कि भाई नरेश कैन होल्ड, तुमने सही समझा है लॉ, लेकिन यहाँ पे एक बात लिख दी है गिफ्ट की कि पहले गिफ्टेड है तो रियल ओनर अमित को पहले उन्होंने बना दिया. ठीक है. अरुण हिंदू who was separated from his father भरत. ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है बच्चों. अरुण, ठीक है, अपने पापा से सेपरेट हो गया, पापा का नाम क्या है? भरत. सेल्स टू चंदन 3 fields X, Y, Z, representing that Arun is authorized to transfer the same. अपने उसने क्या बोला, भाई मैं अपने पापा से अलग हो गया हूँ, 3 फील्ड है मेरे पास X, Y, Z, और मैं तीनों तेरे को ट्रांसफर करता हूँ, मैं तीनों का ओनर हूँ. ठीक है. फील्ड Z does not belong to Arun, जबकि Z वाली फील्ड उसकी नहीं थी. It was retained by the Bharat at the time of partition.
भाई वो प्रॉपर्टी भरत की थी, बट आफ्टर द बलजीत डेथ अरुण बीइंग द हेयर, बलजीत को लिखा है, भरत होना चाहिए, बट अरुण बीइंग हेयर ऑब्टेन फील्ड जेड, व्हाट्स द राइट चंदन नो। नम्रति एक सेकेंड, ये हम क्या, कौन सा वाला है ये? हाँ हाँ हाँ, तो वो कौन से वाले टॉपिक का था? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ये बेटा टॉपिक कौन सा था? ग्रांट बाय एस्टोपल, एस्टोपल। अब उसकी कंडीशंस बताओ। कंपाउंडर के पास प्रॉपर्टी गई थी? नहीं गई। उसके पापा ने उसको बोला था नहीं मैं रियल ओनर हूँ, पर उसने ग्रांट बाय एस्टोपल झूठ फ्रॉडलेंटली एरसनेसली दिखा के प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। वो केस मैंने समझाया था, ये सेम केस हमने बुक में पढ़ा था। ठीक है, सबको याद आ गया? ये पढ़ा था जेड फील्ड वाला। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? क्यों? क्योंकि ही हैजंट रिस्काइंडेड द कॉन्ट्रैक्ट। अगर चंदन कैंसिल नहीं करता है तो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी उसके पास आएगी, बस। तो सेक्शन 43 बोलता है इफ द ट्रांसफरर ट्रांसफर द प्रॉपर्टी ऑफ अदर व्हिच ही इज नॉट एंटाइटल्ड देन सब्सिक्वेंटली व्हेन ही एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ही विल हैव टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द ट्रांसफर। ये चंदन का राइट है। As per the facts, Arun has no authority to sell the field Z, and Chandan is yet not rescinded the contract. Hence, by applying the provision of 43, वो protection ले सकता है। या फिर अजय, नाम ही चेंज कर दिया उन्होंने, अरुण टू डिलीवर फील्ड Z acquired by him to the death of his father। ठीक है। Every transfer of immovable property made with intent to defeat or delay the creditors of the transferor। क्वेश्चन देखो ऊपर हेडिंग है तो इसलिए समझ आ गया होगा। भाई क्या किया है? ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की है, क्या इंटेंशन से? डिफीट और डिलेड ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ ट्रांसफरर शैल बी voidable at the option of any creditor so defeated and delayed for which he may move to the court। यस, तो ठीक है। आंसर क्या है इसमें? क्या एक्सप्लेन करो, कौन से प्रोविजन? फ्रॉडलेंट ट्रांस। तो वो जो पैराग्राफ्स में पढ़े हैं ना इतने सारा, वो सब डालना है इसमें कि भाई क्रेडिटर्स को अगर आप ऐसे करने की कोशिश करोगे तो उनके पार्ट पे वॉइडेबल है, वो चाहे तो कोर्ट में मूव कर सकते हैं और फिर अपना हिस्सा ले सकते हैं। अगर उस पर्सन ने किसी एक क्रेडिटर को पूरा दे दिया है तो वो ट्रांसफर वैलिड है और आप कोर्ट में प्रूव करते हो कि वो इंसॉल्वेंट है, तो प्रॉपर्टी सबके पास। बहुत इजी इंग्लिश में लिखा है तो बुक की इंग्लिश याद कर लेना। ठीक है, वापस वही क्वेश्चन सचिन नरेश, फील्ड जेड। अच्छा नीचे आते हैं। ये भी भैया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ लैंड हैज एंटर्ड इनटू बिटवीन ए एंड बी। The transferee has paid the price, entering into possession and is willing to carry out his contractual obligation. As registration has not been effected, A, the transferor seeks to evict B from the land. पार्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, पार्ट परफॉर्मेंस अभी हमने समझाया था, सेम वही क्वेश्चन आया। ठीक है, तो कंडीशंस बतानी। एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम हमने पढ़ लिया, बस इतने ही केस तो है। एक और है क्या? तो गिफ्ट अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो लेसर लीसी सबके टॉपिक्स पढ़ेंगे। आ जाओ बुक में। अब सबको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अच्छा लग रहा है? मजेदार है ना? चलो गुड। डॉक्ट्रिन डायरेक्ट भी आ सकते हैं, ऐसे घुमा के केस लॉ भी। तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट तुमको टॉपिक समझ आए कि ये क्वेश्चन कहाँ से, बस वो क्लैरिटी मिल जाए तो फिर हमने एक बार बुक अगर पढ़ ली है एग्जाम से पहले तो हमें वो आंसर लिखते जरूर आएगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं प्रोविजन रिलेट टू स्पेसिफिक ट्रांसफर। अभी तक हमने पढ़ा था ट्रांसफर प्रॉपर्टी कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या रूल्स है, कौन सा सेक्शन अप्लाइड है, क्या डॉक्ट्रिन है। अब कुछ स्पेसिफिक ट्रांसफर है जैसे कि गिफ्ट, सेल, एक्सचेंज, मॉर्टगेज, लीज और लाइसेंस। इनको हम स्पेसिफिक ट्रांसफर में कवर करते हैं। बहुत इजी है, देखो पहले सेल है। ठीक है, अब इसमें लिखा है
कि in the sale, exchange and gift there is a transfer of ownership of property, but mortgage is the transfer of an interest in the specific immovable property. इसमें क्या हो रहा है, पूरी ओनरशिप जा रही है. मॉर्गेज में क्या हो रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट जा रहा है. ठीक है. लीज में क्या जा रहा है, सिर्फ राइट टू एंजॉय जा रहा है. ठीक है. तो ओनरशिप किस में जाती है, सेल, एक्सचेंज और गिफ्ट में. ये अभी इसलिए याद रखना. तो ओनरशिप हम जब रियल ओनर की बात करते हैं तब सेल, एक्सचेंज और गिफ्ट. इसलिए जब तुम लोगों ने नरेश को बोला था ही कैन विथ होल्ड द प्रॉपर्टी, वो बात सही थी, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में उसके पास ओनरशिप चली जाती. पर उससे पहले एक गिफ्ट की बात करती तो हमें पता नहीं था कि गिफ्ट भाई रिवोक कर सकते हैं कि नहीं, तो नहीं कर सकते रिवोक. ठीक है. वो एक अनकंडीशनल ट्रांसफर है और उसमें ओनरशिप चली जाती. मॉर्गेज में सिर्फ उस पर्सन का इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी में, और लीज में सिर्फ राइट टू एंजॉय, मतलब पोजेशन मिल जाता है एंजॉय करने के लिए, ओनरशिप नहीं मिलती. पहला आता है सेल. भैया सेल क्या होता है, तो सेल टीपी एक्ट के हिसाब से होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस पेड, प्रॉमिस्ड और पार्ट पेड और पार्ट प्रॉमिस्ड. इसमें होता है कुछ एसेंशियल्स हैं. हमें एक्चुअली अलग से एक एक्ट है सेल का, तो इसमें टीपी एक्ट में वो इतने क्वेश्चंस आपसे सेल से रिलेटेड नहीं पूछेंगे, क्योंकि सेल्स ऑफ गुड एक्ट अलग से एक एक्ट है. तो हम इजीली पढ़ लेते हैं. द सेलर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर. भैया जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और फिर मेजर होना चाहिए. बायर मस्ट बी द पर्सन हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बी द ट्रांसफरी. ठीक है. द सब्जेक्ट मैटर इज क्या होना चाहिए, सिर्फ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी. फिर there is a transfer of ownership. This feature distinguish a sale from mortgage and lease. Of course, क्योंकि mortgage and lease में सिर्फ interest और right मिलता है, where there is no such transfer of ownership. It must be an exchange for a price paid, promised or part paid or part promised. There must be present a money. If the consideration is not money but some other valuable consideration, it may be exchange or barter but not सेल. मतलब हमें सिर्फ पैसा ही चाहिए. तो हमने एसेंशियल्स क्या देखे, कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, ओनरशिप ट्रांसफर कर दो, प्राइस पेड, प्रॉमिस टू बी पेड और सिर्फ मनी कंसिडरेशन. इजी. ये तो बच्चों जैसी बातें बोल दी इन लोगों ने. मोड ऑफ ट्रांसफर. ये कैसे ट्रांसफर होता है, when the property was tangible. अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर ये हमने पढ़ा है तो भाई 100 से नीचे है तो भाई कर लो रजिस्ट्रेशन, और इंटेंजिबल है 100 से ऊपर है तो रजिस्ट्रेशन करा लो. Where the property is tangible or reversion only by registration, registered instrument से ही करो. Contract for sale. A contract for sale of immovable property differs from a contract for sale of goods. क्योंकि हम यहाँ पे गुड्स की बात नहीं कर रहे, हम क्या बात कर रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करने के लिए. विल ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट अनलेस स्पेशल रीजंस टू कॉन्ट्री आर शोन. ये इस भाई ये जो है ना हमारा सिर्फ ये है, ये डिफर करता है जब आप स्पेसिफिक, एक हमको एक्ट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला भी, उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी. उसमें क्या होता है कि मैं चाहता हूँ, मैंने आपको एक लैंड बेचा. ठीक है. अब बेचने के बाद जब आप मेरे से लेने आए लैंड के कंसिडरेशन दे दो, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि यार मैंने आपको बेच दिया पर आई एम सो सॉरी, मैं अपना साइड वाला ऑफिस नहीं दे पाऊंगी. ठीक है. मैंने आपको ये बोल दिया. आपने बोला भैया मैंने पैसे पूरे दिए, आप कैसी बात कर रहे हो. तो मैंने बोला अरे यार आप एक काम करो, थोड़े पैसे काट लो, लेकिन मैं ऑफिस तो नहीं दे पाऊंगी. मेरे को स्पेसिफिक ऑफिस चाहिए. मैंने कोर्ट में केस किया, मेरे को पैसे वैसे नहीं चाहिए, इससे मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए सामने वाले से, मेरे को वो ऑफिस भी चाहिए, वही चीज चाहिए. वो हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में इन चीजों को इन डिटेल, कि हमको जब स्पेसिफिकली वही चीज चाहिए होती तब हम बोलते हैं कि भाई हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें कॉम्पनसेट मत करो. मैं इंजर्ड हूँ, मेरा हाथ मुझे जुड़ा हुआ चाहिए, मेरे को मतलब नहीं है तो मुझे कितने पैसे दे रहे हो, मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए. ठीक है. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इससे डिफर करता है. वहां पे आप गुड्स की बात करते हैं, वहां पे आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करते हैं. यहाँ पे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसमें हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर दे रहे हैं. द राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द सेलर एंड बायर आर डेल्ट विद द सेक्शन 55 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट. अब आता है एक्सचेंज. कहाँ पे बच्चे, ओनरशिप और मॉर्गेज वाले में. बेटे जब आप मॉर्गेज करते हो ना प्रॉपर्टी, वो आपकी प्रॉपर्टी में आके खेल नहीं सकते. आपने लोन, हाँ राइट और इंटरेस्ट ही, जब आपने मॉर्गेज की है प्रॉपर्टी तो मेरे पास आपसे मैंने लोन लिया है, स्नेहा लोन गिवन टू साक्षी. साक्षी ने आपको एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे रखवाई है. आपका इसमें इंटरेस्ट कितना है,
सिर्फ अगर मैंने लोन पे ऑफ नहीं किया तो आप मेरी प्रॉपर्टी बेच के उस पैसे को ले सकते हो। आप यहाँ आके जंपिंग जैक्स नहीं खेल सकते, आप यहाँ आके प्लेग्राउंड बना के गेम्स नहीं खेल सकते, आप इसमें घर नहीं बना सकते, आप इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, आप इस प्रॉपर्टी को आके सबलेट नहीं कर सकते। ये आपका सिर्फ इंटरेस्ट है, किस बात के लिए? लोन के लिए। तो आपका उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है क्योंकि आपने लोन दिया है, तो आपका पैसा चुक जाए सिर्फ उतना इंटरेस्ट है। जब आप बात करते हो राइट की, राइट में क्या होता है? लीज। तो स्नेहा ने अगर साक्षी को एक लीज पे प्रॉपर्टी दी है तो मैं प्रॉपर्टी को यूज कर सकती हूँ, मैं वहां फैक्ट्री बना सकती हूँ, मैं वहां पे बिजनेस कर सकती हूँ। मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया यहाँ पे मैं ये काम करूंगी, मैं चाहूँ तो उसको सबलेट कर सकती हूँ अगर आपने मुझे स्पेसिफिकली मना नहीं किया। वैसे हमने टीपी एक्ट में देख लिया कि सबलेट करते हो, मैंने ऐसा पॉइंट रखा है तो आप री एंटर कर सकते हो, पर आपने अगर ऐसा पॉइंट नहीं रखा है कि सबलेट भी कर सकते हो तो मैं इसको आगे सबलेट कर सकती हूँ। ये मेरे पास राइट्स है। जब आप लीज में देते हो तो आप राइट्स देते हो। राइट्स आर अ बिगर थिंग क्योंकि मैं इसमें बहुत चीजें कर सकती हूँ। इंटरेस्ट आता है सिर्फ लोन तक का, ठीक है? हाँ, जरूरी नहीं है, अगर लिखता है तो चाहे तो वो अप्रूव कर दे उस चीज को कि सब भाई पूछने से पहले कर लो ना, सबलेट करने से पहले एक बार पूछ लो क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी है इससे पहले भी कि भाई जब आप सबलेट करते हो तो मुझे उस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे आप पे ट्रस्ट है। आप इस प्रॉपर्टी में फैक्ट्री चलाओगे, ढंग से चलाओगे, मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है, वो भाई उड़ा दे, यहाँ बम लगा दे, मेरी जला दे प्रॉपर्टी, मेरे को उस पर ट्रस्ट नहीं, मेरे को आप पे ट्रस्ट है। तो सबलेट करने से पहले आप मुझसे पूछ लो। Where two persons mutually transfer the ownership of one thing for the ownership of another, neither the thing or both things being money only। अब एक्सचेंज में कुछ भी हो सकता है, फार्म ले लो, घर दे दो, घर दे दो, फार्म ले लो, कोई और चीज ले लो और कोई और चीज दे दो, जरूरी नहीं है पैसे की बात हो। The transaction is called exchange। एक्सचेंज में क्या आता है? The person making the exchange must be competent to contract। म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए। देयर इज अ म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, दो थिंग्स एंड इंटरेस्ट मे नॉट बी आइडेंटिकल, मतलब सेम नहीं होनी चाहिए, घर के बदले घर, ठीक है? नीदर पार्टी मस्ट हैव पेड मनी ओनली, जरूरी नहीं है पैसा ही हो। सेक्शन अप्लाइज बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है? हाँ, मे नॉट बी आइडेंटिकल, हाँ हो भी सकते, कोई ना, जरूरी नहीं है घर के बदले घर दो, कुछ भी कर सकते। मे नॉट का मतलब उन लोग उल्टा बताते ना, ऐसा बोलना चाहिए ना कि सेम चीज मत दो। मे नॉट बोल के बोलते कि मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप घर के बदले घर दो, ऐसा। चलो, मोड ऑफ एक्सचेंज। The transfer of property in completion of the exchange can be made only in the matter provided for the transfer of property by sale। तो आप सेल के थ्रू एक्सचेंज कर सकते हो, बस बहुत सिंपल सी चीज थी। इंपॉर्टेंट है गिफ्ट। Gift is the transfer of certain existing movable or immovable property made voluntarily without consideration by one person called the donor to another called donee, accepted by or on behalf of the donee। भैया एक डोनर है, उनने गिफ्ट दे दिया फ्री में, कुछ नहीं लेना है इन रिटर्न, अनकंडीशनल गिफ्ट है, मतलब कोई कंडीशंस भी नहीं है इसमें, तो वो डोनर है और जिसको वो दे रहा है वो डोनी है। डोनी का एक्सेप्टेंस मैटर करता है। भैया गिफ्ट तो आप दे रहे हो मेरे को नहीं एक्सेप्ट करनी, डोनी के साइड से एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो मतलब गिफ्ट डीड में दोनों के साइन होने चाहिए कि आई हियर बाय गिफ्ट दिस प्रॉपर्टी टू दिस पर्सन, आई हियर बाय एक्सेप्ट दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम दिस पर्सन। Such acceptance must be made during the lifetime of the donor and while he is still capable of giving। If donee dies before the acceptance, the gift is void। ये भी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे डोनी ही मर गया जिसको हम गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट वॉइड हो जाएगा, फिर गिफ्ट किसका? किसी का नहीं, जो ओनर है वही रहेगा। एसेंशियल्स क्या है? देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। भैया ओनरशिप देनी है, रियल ओनर किसके पास चला जाएगा? जिसको आपने गिफ्ट कर दिया। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ गिफ्ट मस्ट बी सर्टेन एक्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल, जो होना चाहिए वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। द ट्रांसफर मस्ट बी मेड वॉलंटरीली, किसी के दबाव में आके नहीं, वॉलंटरी इच्छा से अनुसार आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो। इट मस्ट बी डन विदाउट कंसिडरेशन, इन रिटर्न कुछ भी मत दो। देयर मस्ट बी एक्सेप्टेंस बाय ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी। एक्सेप्टेंस इज एसेंशियल कंडीशन कि डोनी एक्सेप्ट कर ले उसे, एंड सच एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर व्हाइल ही इज केपेबल ऑफ गिविंग। भाई उसने या तो टाइम पीरियड दे दिया, या जब तक वो देने के लिए केपेबल है, जब तक वो जिंदा है तब तक एक्सेप्टेंस करने के पास का टाइम आपके पास है।
इसलिए आगे लिख दिया एंड ही इज केपेबल ऑफ गिविंग. केपेबल ऑफ गिविंग यानी जब तक वो उसने बोला है मैं दे सकता हूँ तब तक वो दे सकता है गिफ्ट और वो एक्सेप्ट कर सकता है. ठीक है. There are two parties to give, donor and donee. The donor must be the person competent to transfer obviously, whereas the donee may be any person. तो आप बेचारे किसी को भी दे सकते हो लेकिन जो ट्रांसफर कर रहा है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. The gift can be made to anyone, to an incompetent person or even to a judicial person. The essence of a gift is that it is a gratitude. Judicial यानी जिसके अगेंस्ट केस चल रहा हो या जेल में है उसके भी ट्रांसफर आप कर सकते हो. ठीक है. अब पहले एग्जाम्पल देखो फिर ऊपर वाली लाइन समझ आएगी. Where a piece of furniture or television set belonging to the donor is lying with his friend. ठीक है. एक मेरा टीवी और मेरा पीस ऑफ फर्नीचर मेरे दोस्त के यहाँ पड़ा है और मैंने डिक्लेयर कर दिया ऐसे ही भाई आज से वो तेरा गिफ्ट, तो वो भी एक ट्रांसफर है. The donor may simply declare he makes a gift of the furniture or television set. The gift is complete. The declaration must be clear and the donee must accept the gift. बोलना मतलब declaration word मतलब आपने लिखित में दे दिया है. अब इसमें मतलब कैसे, इसमें वर्डिंग्स कैसे लिखे. गिफ्ट ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइंड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनर एंड अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेस. तो हमने ये चीज पढ़ी क्या क्या होना चाहिए. रजिस्टर्ड होना चाहिए, 2 विटनेस ने साइन किया, डोनर डोनी ने भी साइन किया. अ गिफ्ट ऑफ मूवेबल मे बी मेड बाय द रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट और डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी. भाई ये डिलीवर कर दो या फिर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट में रजिस्टर कर लो. Where the donee is already in the possession of the movable property, यानी फर्नीचर और पीस उसके पास ऑलरेडी था, डोनी के पास ऑलरेडी रखा है फर्नीचर और टेलीविजन. नो फर्दर डिलीवरी इज पॉसिबल. अब डिलीवरी तो करनी नहीं है. ठीक है. द डोनर में मेक अ डिक्लेरेशन ऑफ द गिफ्ट इन हिज फेवर. तो वो एक डिक्लेरेशन बना दे, साइन कर दे, 2 विटनेस साइन कर दे, हो गया ट्रांसफर. ठीक है. जैसे हमने बोला कि भाई हम क्लियर वर्ड्स में बोल रहे हैं अगर आप गिफ्ट दे तो रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका इंस्ट्रूमेंट, 2 लोगों ने साइन किया, 2 विटनेस ने, डोनर डोनी ने. लेकिन अगर आप उसके बाद आप रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से गिफ्ट करा लो, ठीक है, स्टैंपिंग वैम्पिंग करा के, या फिर डिलीवरी कर दो गिफ्ट की. पर डिलीवरी करने के लिए आपके पास होनी चाहिए ना प्रॉपर्टी. भैया आपके फ्रेंड के ही पास है जिसको आपको गिफ्ट करना है. फर्नीचर और टेलीविजन किसी को गिफ्ट करना है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके पास ही है. ये मूवेबल केस में लिखा है. अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो रजिस्टर करा लो या सिंपली डिलीवर कर दो. ठीक है. तो अब वो गाड़ी, वो टेलीविजन और फर्नीचर आप ही के पास रखा है जिसे मुझे गिफ्ट करना है, तो मैं कैसे डिलीवरी करूंगी ना, तो मैं डिक्लेरेशन दे दूंगी कि गिफ्ट हो गया है ये और साइन कर दिया. ठीक है. क्या गिफ्ट रजिस्टर्ड नहीं है तब भी वो वैलिड है. देखो, अ गिफ्ट ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी एज सेड अबव मस्ट बी इफेक्टेड बाय registration. तो गिफ्ट हमेशा किससे इफेक्ट में आता है, registration. Where a gift in favor of someone is registered but is not accepted by the donee. हमने सबसे पहला एसेंशियल पढ़ा कि भाई एक्सेप्टेंस चाहिए. द गिफ्ट इज इनकम्प्लीट. क्यों? क्योंकि उसने एक्सेप्ट नहीं किया. वो एक्सेप्ट कब तक कर सकती है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर एंड केपेबल ऑफ गिविंग. Suppose a document executed by the donor who makes a gift of immovable property and the deeds are delivered to the donee and the donee accepts the gift but the document is not रजिस्टर्ड. अब 2-3 बातें बोल दी. पहले बोल दी रजिस्टर करा लो, फिर बोल दिया एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इनकम्प्लीट. अब बोल दिया भैया एक्सेप्ट कर लिया लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं है. विल द गिफ्ट बी वैलिड? इट हैज बीन हेल्ड बाय द कोर्ट दैट द गिफ्ट इज वैलिड. While registration is necessary formality, उसके बाद आप registration करा सकते हो. For enforcement of the gift of immovable property, it does not suspend the gift until the registration actually take place. मतलब कि आपने गिफ्ट कर दिया है तो गिफ्ट वैलिड है लेकिन बाद में रजिस्ट्रेशन करा लो. हम इस चीज को सस्पेंड नहीं करेंगे, अरे रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गिफ्ट ही नहीं हो सकता. भाई गिफ्ट हो सकता है, जाके रजिस्टर करा लो. The donee in such a case can ask the donor to complete the gift by registration. भैया करा के दे दो. ठीक है. Thus the most essential thing of the validity of a gift it is its acceptance. एक बार ये चीज देख लेना. ठीक है. बाकी सब एक बार रीड करना. बेसिक चीजें पता थी. A gives a field to B reserving to himself with B's assent. उसकी बीस को मैंने गिफ्ट किया और 20 के देने के बाद भी मैंने रिजर्व करके रखा है. The rights to take back the field in the case B and his descendants dies before A. B dies without the descendant during the A's lifetime. A may take back the field. मतलब कि A ने क्या किया, फील्ड दी B को और B रिजर्व कर दिया टू हिमसेल्फ.
विथ बी एसेट, बी की कंसेंट लेके उसके पास उसको रिजर्व कर दे, भैया ये गिफ्ट तेरा. The rights to take back the field in case B and his descendant dies before A. मैं वापस तुमसे तब लूंगा जब तुम और तुम्हारे डिसेंडेंट्स मतलब तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे तब. अब उसके डिसेंडेंट्स ही नहीं आए और बी मर गया तो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो जाएगी ए को. ठीक है. ए गिव्स लाख ऑफ रुपीज टू बी रिजर्विंग टू हिमसेल्फ, वही चीज लिखी है फिर से, टू टेक बैक अ लीजर ऑफ रुपीज 10,000 आउट ऑफ 1 लाख. द गिफ्ट होल्ड गुड्स एज टू 90,000 बट इज वॉइड एज टू 10,000 विच कंटिन्यूज बिलोंग टू ए. भैया एक बार बोल दिया लाख रुपए देंगे तो बीच में ये मत बोलो कि 10,000 मेरे हैं, पूरे उसके हैं. ओनर कौन है? बी. तो वो जो आप ट्रांसफर कर रहे हो वो वॉइड है, कंप्लीटली ट्रांसफर कर दो, कुछ भी अपने पास मत रखो. क्यों? क्योंकि अनकंडीशनल गिफ्ट होना चाहिए विदाउट एनी कंसिडरेशन. यहाँ पे हमने बोला भाई तुम्हारे मरने के बाद आएगा, तुम्हारे बच्चों के भी मरने के बाद में ले रहा हूं तो चलेगा. ठीक है. एक और टॉपिक है ओनरस गिफ्ट. Lastly, reference may be made what is known as onerous gift. हम लोगों को है ना कंपनी लॉ में एक टॉपिक है onerous अप्रूवल. इसमें मतलब होता है ऑडिटर्स कमिटी, पता है ऑडिटर, पता है, तो कुछ कंपनीज को ऑडिटर कमिटी बनानी होती है. ठीक है. उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट अगर वो पूरी हो तो वो ऑडिटर कमिटी बनाते हैं. अब वो कमिटी बनाई तो हर साल आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हर बार एक अप्रूवल लेनी पड़ेगी. ये कर सकते तो ओमने बस अप्रूवल हमने पढ़ा है ना कि भाई एक बार में साल भर की अप्रूवल आप ले लो और फिर वो कर सकते. इसमें कहीं ना कहीं वैसा टाइप का थोड़ा सा है कि इट मे टेक दैट सेवरल. अगर सिंपल है, पहले एग्जांपल समझते हैं. एक ट्रांसफर करना है, दो ट्रांसफर करना है, तीन ट्रांसफर करना है, एक पर्सन को भाई बार बार गिफ्ट देना है, भैया एक साथ सब दे दो ना. वही it may be that several things are transferred as gift by a single एक ट्रांजैक्शन में बहुत सारे गिफ्ट्स आप उसको दे दो. Whereas some of them are really beneficial, the others convey burdensome obligation. मतलब कि कुछ गिफ्ट्स उसके बेनिफिशियल होंगे, कुछ उसके burdensome. तो भाई ओनरस गिफ्ट में होता है जो से एक्सेप्ट करना है वो कर ले, जो से नहीं करना है वो रिजेक्ट कर दे. ठीक है. The result is that the benefit which it confirms is more than counterbalanced by the burden it takes place. इसका मतलब है जब वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है तो बर्डन ज्यादा हो रहा है और गिफ्ट मतलब बेनिफिट वाली चीज कम हो रही है. फॉर इंस्टेंस ए मेक्स अ गिफ्ट ऑफ शेयर इन कंपनीज एक्स एंड वाई. उसके पास दो शेयर थे, एक्स कंपनी के भी थे, वाई के भी थे. उसने बोला दोनों ले लो. एक्स इज प्रॉस्पेरस, एक्स बहुत अच्छी कंपनी है, बट हेवी कॉल्स आर एक्सपेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स ऑफ वाई. वाई वाली कंपनी में बहुत सारे कॉल्स है, बहुत पैसे मंगाते हैं. ठीक है. द गिफ्ट इज onerous. The rule as laid down in section 127 that the donee takes nothing by the gift unless he accepts it fully. Where the gift is formed two or more person independent transfers of the same person of several things. अब एक ही person दो तीन ट्रांसफर कर रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है. The donee is at liberty to accept one of them and refuse the other. वैसे हमने पढ़ा है ये चीज कि भाई कंप्लीटली फुली एक्सेप्ट करो, है ना. लेकिन अगर आप दो चार गिफ्ट उसको साथ में देना चाहते तो वो एक ले ले बाकी छोड़ दे. ठीक है. इसके बाद लीज है. तो बच्चे मैं सिर्फ तुमसे इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम पढ़ के आओ. ये बहुत इजी चीज है. ड्यूटीज ऑफ लेसर, राइट्स ऑफ लेसर, ड्यूटीज ऑफ लेसी, ये सब सिली चीजें हैं. सिर्फ दो टॉपिक है बच्चे, परसों पढ़ लेना, परसों पढ़ लेना. देखो ना इसमें अभी क्योंकि मॉर्टगेज के टाइप्स हैं, थोड़ा सा चार्जेस है, थोड़ा सा एक्शनेबल क्लेम्स है, लीज एंड लाइसेंस पढ़ना है. तो इन सब के डिफरेंस सिर्फ दो पॉइंट्स है, ड्यूटीज ऑफ लेसर एंड ड्यूटीज ऑफ लेसी, दो टॉपिक्स.